सूर्यकांत जी, क्या कांग्रेस को यह बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस का स्टेक, जो पॉलिटिकल स्टेक है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब खाली महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं अभी, कि महाराष्ट्र में एक जाति वर्ग पे शरद पवार जी का एक प्रकार से प्रभाव है। मैं कब्जा तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनके साथ अब कितने उनके वर्ग के लोग हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट चुकी है। जो अजित पवार का जो खेमा है उसका क्या स्टेक होता है वो देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है प्रकाश अंबेडकर जो है वो एक बहुत बड़ा चंक लेकर के बैठे हुए हैं। जो दूसरे दलित नेता हैं अठावले, वो बीजेपी के साथ हैं। उधर जो शिवसेना है वो दो फाड़ हो चुकी है। तो शिवसेना का अपना स्टेक, जो शिवसेना उद्धव है, उसका स्टेक कितना काम करेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि जो शिवसेना शिंदे है वो पावर में है, उनके पास अभी मसल्स भी है, पैसा भी है, सारी बातें हैं। उसका कितना वो प्रयोग कर पाते हैं, उसके प्रभाव में कितना वोट वो खींच पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस का कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस का कौन सा तबका है, कौन उनके साथ है? हर वर्ग में छोटा 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 वोट उनके पास है, हर जाति में, हर धर्म में। अब उस सबको ज्वाइंट करके वो कितने परसेंट पे आकर के टिकती है? देखो, ये लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जहां से भी अपनी सीट खड़ी करेगी साफ गिर जाएगी। कांग्रेस का नेशनल लेवल के ऊपर विरोध है। महाराष्ट्र में जब तक मैं जितनी राजनीति में और मेरी दृष्टि है, इस बार कांग्रेस को जितनी भी आप सीटों देंगे, महाविकास आघाड़ी की सीटें कम होने वाली है। इतना तय आप पकड़ के लीजिए। जितनी आप छोटे लोगों को आप टिकट दोगे, छोटे छोटे दलों को आप टिकट देंगे और उनको आप सपोर्ट करके वो लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनके पास कोई बैगेज नहीं है। जैसे प्रकाश अंबेडकर जी के पार्टी को आप अगर टिकट देंगे तो वो खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, ओबीसी का, वो भी राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति वो भी करते हैं। अगर उनके अच्छे अगर कैंडिडेट्स उनके पास अगर अच्छे चले गए तो मेरा यह दावा है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए और जिन लोगों को कांग्रेस नहीं चाहिए, वो तो थर्ड आदमी को बिल्कुल आगे आगे बढ़ाएंगे और वो फाइट में लाएंगे वो सीट को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव जीतेंगे या न हारेंगे, लेकिन आप वो सीट को फाइट में लाएंगे। कांग्रेस को अगर सीट जाएगी, वो सीट आपको कहीं भी आपको फाइट में नजर नहीं आएगी। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से वो सीट आज ही गिर गई, ऐसा समझ के चलिए। पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो वही स्थिति है और आज भी वही स्थिति है महाराष्ट्र में। मूलतः आधार ऐसा है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि अपनी साख आप खो बैठे हो। जैसा प्रकाश अंबेडकर जी ने, समझो सोलापुर की सीट अगर मांगी होगी, तो सोलापुर में तो सुशील कुमार शिंदे जी बैठे हैं। अब वो परंपरा से उनके पास सीट आई है, वो 2-3 चुनाव हार गए, लेकिन वो अपने वो लेके बैठे कि मैं इस परगना का सरदार हूं। रियलिटी समझ में नहीं आ रही उनके। जी, आपको ये रियलिटी पे आना पड़ेगा कि वो साख हमारी गई है, लोग हमको चुन के नहीं देंगे। नए आदमी को देना है तो किसको देना है? तो जो अपने साथ में आ सकता है, वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगा। आप उनको आगे बढ़ाइए। आज का तो तकाजा यही है। इसका मतलब है कि प्रकाश अंबेडकर कम से कम 6 सीट, जिसमें से 3 कह रहे हैं अखिलेश जी की 3 सीट उनको देने की बात हो सकती है। अगर प्रकाश अंबेडकर 6 सीट पर दूसरे नंबर पर है तो उनका तो क्लेम बनता है, महाविकास आघाड़ी को इस पर विचार करना चाहिए। और ये तीनों पार्टियां, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस, तीनों की क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूं आज के दिन में प्रकाश अंबेडकर से तो नीचे ही है। प्रकाश अंबेडकर बिल्कुल नीचे। अपने अपने आइडियोलॉजी में, अपने वोट बैंक पर एकदम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, मैं लेकिन इन मैं तीनों पिछले में तो डिबेट फूट हो गया, छूट हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि देखो, कैडर बेस्ड पार्टी आज महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो वो 3 पार्टियां है। भाजपा नंबर 1, वंचित नंबर 2 और 3 नंबर पे थोड़ी बहुत शिवसेना। लेकिन आज शिवसेना आपको मुंबई और आसपास के इलाकों में दिखेगी। इधर विदर्भ में शिवसेना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जो थोड़ी बहुत शिवसेना जो थी, जो बाकी थी, वो एकनाथ शिंदे लेकर भाग गए। अभी उनके पास अभी हताशा के सिवा अभी कुछ नहीं है। आज का मैं विदर्भ की बात बताता हूँ। विदर्भ की बात बताता हूँ। शिवसेना अपनी ये इलेक्शन किस मूड में लड़ रही है पता है आपको? ये बदला लेना है। किससे बदला लेना है आपको? एकनाथ शिंदे जी से बदला लेना है।
अब आप मुझे बताइए, ये बदले की राजनीति आप अगर करोगे धरातल के ऊपर, ये राजनीति है साहब। ऐसा ये कोई गैंग वॉर थोड़ी ना है। आप इस मूड में अगर इलेक्शन लड़ोगे तो गिरोगे। हम हमको बुल्ढाना चाहिए और वाशिम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों के यहाँ के जो जो भी एमपीज है वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। लेकिन आपका आपका वोट बैंक खिसक गया है, और वो खिसक गया वाला जो वोट बैंक खिसक गया, वो आप किसके तरफ से लेना चाहते हैं? तो वो आप वंचित की तरफ से लेना चाहते हैं। हाँ, वो आप कांग्रेस की तरफ से लेना चाहते हैं। आपको मजबूत करने के लिए। ये क्या प्रकाश अंबेडकर जी को पता नहीं है? मैं आपको मुझे आप बताइए साहब, हर कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 लाख वोटर है उनका। अब यह 2 लाख वोटर कम समझते हैं आप लोग? उनको अहमियत नहीं देंगे आप लोग? कुछ सीटें नहीं देंगे आप लोग? आप अपमान करते रहेंगे और कहेंगे कि पुष्टि नहीं हमारे वोट है। आपने खरीद लिया वोट को। इस भाषा का प्रयोग करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड आप। और उनके उनके वो जो धैर्यवर्धन फुंडकर उनके प्रवक्ता जो है, वो प्रवक्ता उनके साथ मीटिंग में गए, तो आप उनको मीटिंग के बाहर बिठा के रख देंगे, आप हॉल के बाहर, और एक नहीं 2 घंटा बिठा के रखेंगे। इस तरह से अपमान करोगे आप उन लोगों का, क्योंकि वो वंचित के रह गए, क्योंकि उन लोगों ने आपका वोट बैंक अपने विश्वास के दम पे लिया है। अब मुझे आप बताइए, प्रकाश अंबेडकर जी कौन से सत्ता में रहे? क्यों लोग उनके पास जाते हैं? क्यों ओबीसी का वोट वो लोग लेते हैं? वो तो सत्ता में कभी नहीं होते। कांग्रेस के पास सत्ता थी, और कांग्रेस के पास सत्ता होने के बावजूद भी दलितों का वोट बैंक प्रकाश अंबेडकर के पास क्यों गया? आप ये बात सोचने के लिए कांग्रेस वाले तैयार ही नहीं, क्योंकि उनका वोट चाहिए, लेकिन आप राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। आप अपने अपने इलाके में अपने ही लोगों के, अपने ही परिवारों को, लोगों को आपको राजनीतिक लाभ पहुंचाते हो, लेकिन जिनसे आप वोट लेते हो उनको आप राजनीति में लाभ नहीं पहुंचाते, इसलिए वो पीछे रहते। और ये दलितों के जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है, इसलिए तो वो प्रकाश अंबेडकर जी के पास गया। हमको कोई राजनीतिक पद लाभ ना मिले, सत्ता का लाभ हमें नहीं मिले, लेकिन हमको कांग्रेस के पास नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये तो रियलिटी है ना, इसीलिए तो प्रकाश अंबेडकर जी के पास है। वो तो कहीं सत्ता में नहीं रहते वो लोग। तो इस रियलिटी के ऊपर ये गलतियां देखो, आप तभी आगे बढ़ोगे आशुतोष जी, जब आप अपनी गलतियां मानोगे, आप अपनी गलतियां स्वीकार करोगे, तो आप आगे आगे बढ़ पाओगे। आपको दलित वोट बैंक की गरज नहीं है क्या? वो है, आपको दलित वोट बैंक की गरज, लेकिन आप उसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। और कोई उसके ऊपर अगर काम कर रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा कमाया हुआ है, चलो उसको झपट मारो। ऐसे कैसे चलेगा? ये कोई 1947 साल की राजनीति नहीं है, ये 2024 वाला युग है ये। इस तरह से बर्ताव करोगे, और वो सामंतशाही वाला अगर बर्ताव करोगे, वो नहीं चलेगा। और प्रकाश अंबेडकर जी इस बात को जानते हैं। उनको पता है मेरे पास क्या वोट बैंक है, और उनके पास वोट बैंक है, तो राजनीति में वोट बैंक की तो फिर बार्गेनिंग तो करेंगे। और वो तो टफ बार्गेनर है, वो नहीं सूझेंगे, और वो होशियार भी है। आप इंटेलेक्चुअली उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते क्या? नाना पटोले उनके साथ इंटेलेक्चुअली डिबेट करेंगे? वो तो डिबेट में तो किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विद्वत जन है ना, उनके साथ भी वो डिबेट कर लेंगे। इतने ये वो विद्वत, वो बढ़िया, वो बौद्धिक आदमी है वो। आप उनके क्या क्या उनके अब मुझे बताइए, नाना पटोले जी के साहब आप प्रकाश अम्बेडकर जी को बिठाएंगे क्या मीटिंग में? आप उनका कद क्या समझते हैं? क्या आज आज उनका कद शरद पवार जी और ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कद्दावर नेता है, जो केंद्र की राजनीति करते हैं, उनके उतना नहीं है, क्योंकि उनके पास वो अपने एमपी चुन के नहीं लाते। इसका मतलब आप करेंगे उनके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। वो बड़ा आदमी है, वो कद्दावर नेता है, उनके पास हाँ इतना है कि अपने दम के ऊपर वो चुनाव नहीं चुन के जीतता है। वो तो सामाजिक मानसिकता का कारण नहीं वो चुनाव जीत सकते, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका आकलन अपने देश के प्रति, वो और मैं उसका कायल भी हूं। लेकिन आप उनको उस तरह के साथ रिस्पेक्ट नहीं देते वो लोग। आप वो विरोधी लोगों की राजनीति करते हैं, लेकिन जो भी विरोधी, भाजपा विरोधी की जो लोग राजनीति करते हैं, जो जितने भी पक्ष है, एनसीपी लो, कांग्रेस लो, और भी कोई लोग लो, उनमें उनका स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए, लेकिन वो सबसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई अगर उनके पास अगर संधि मिली, तो उनको वो बिल्कुल नीचा देने का हरदम वो लोग काम करते हैं, क्योंकि वो दूसरी लाइन लेते हैं, इसलिए वो सच बताते हैं। इसलिए आज उन्होंने मीटिंग में जो उन्होंने जो अटे रखी है, जो उन्होंने लेटर भेजा, उसमें क्या कहता है?
उन्होंने कहा है कि आप ओबीसी के बारे में आपका स्टैंड क्लियर कीजिए और मराठा आरक्षण के बारे में आपका स्टैंड क्लियर कर लीजिए। दोनों इस पे आप नहीं चल सकते। आपको ओबीसी भी चाहिए और आपको मराठा आरक्षण भी चाहिए। ये दोगली राजनीति नहीं करी। उन्होंने क्या गलत किया? आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, तो वो तो सीधा ही बोलते ना आपका ओबीसी बैंड का और मराठा बैंड का, आप लोग उनको बुलाते हो, उन लोगों को आप राजनीति करते हो उन लोगों के बारे में। वो बोलते हैं ना, मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सीधा राजनीति करना चाहता हूं। आप पीछे से जाके राजनीति नहीं करेंगे, मैं लोगों के साथ जवाब देता हूं तो सीधा सीधा जवाब देता हूं, सीधी राजनीति करते हो तो आप वो सीधी राजनीति करते तो उनका गुस्सा आता है आप लोगों को, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग। इसीलिए मैं प्रकाश आंबेडकर जी का पूरा जो भी आप वो जितना कर रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। पहली बार मैं देख रहा हूं सूर्यकांत जी कि कोई प्रकाश अंबेडकर के बारे में ये जो धारणा पब्लिक डोमेन में बनाई गई कि वो पैसे के लिए सारा पॉलिटिक्स करते हैं, ये कितनी कुत्सित धारणा है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर के साथ न्याय नहीं हो रहा है। प्रकाश अंबेडकर के साथ न्याय होना पड़ेगा। और ये जो वासिम का आपने जिक्र किया, मेरी थोड़ी दिलचस्पी है इसमें, अगर बस संक्षेप में अगर आप बोलें कि उद्धव ठाकरे वहां से क्यों क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी की जो सांसद थी वो 5 बार की हैं और इस बार इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये सोच करके वो शिंदे के साथ चली गई और इसलिए वो अपने सीट के क्लेमेंट बन करके बैठ गया है कि मैं तो इसी सीट पर लड़ूंगा। और आपने ठीक कहा कि उसमें वो प्रकाश अंबेडकर को भी लाना चाहते हैं, कांग्रेस को भी लाना चाहते हैं, एनसीपी को भी लाना चाहते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? तुम अपना सीट नहीं बचा सके हो, तुम्हारा अपना एमपी जब चली गई है तो हम तुमको क्यों मदद करें? वाई? ऐसा कौन सा सिद्धांत आपने राजनीति का प्रतिपादित कर दिया? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ये क्या गारंटी है, ये क्या गारंटी है कि आपका वासिम सीट प्रकाश अंबेडकर को दे दे प्रकाश बिल्कुल देना अंबेडकर की चाहिए, सीट। बिल्कुल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? वो सीटें दी जाएगी, 2-3 सीटें जो है ना उसमें दी जाएगी सीटें। और प्रकाश अंबेडकर जी को इस बार जो है ना उनको बेनिफिट भी होगा। और ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी किसके बारे में क्या धारणा रखती है इसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में दिग्गज नेता है, उनके पास वोट बैंक है। नहीं वो अखिलेश जी, ये बात देखिए, ये दिल्ली दरबार में और महाराष्ट्र दरबार में हर जगह यही चर्चा घूमते रहती है। उनको विक्टिम बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि पैसे की दलाली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। अब मैं तो अब इस मामले में एक बार संभल करके अपना कोई भी धारणा बनाऊंगा जब मेरे जैसे व्यक्ति के भी अंदर ये धारणा घुस गई है कि भाई वो पैसा बनाने के लिए आ जाते हैं। और जो अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि भाई उनके तरफ से भी आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये धारणा बनती कैसे है? ये धारणा कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है? आप अगर झूठा कोई भी बात झूठ 10 बार बोलते रहें तो वो बात सच साबित हो जाएगी। तो मैं इस मामले में मैं समझता हूं कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ न्याय नहीं हुआ है। और ठीक कह रहे हैं सूर्यकांत जी और अखिलेश जी भी कि प्रकाश अंबेडकर के साथ महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों को न्याय करना पड़ेगा। नहीं तो ठीक कहते हैं कि कांग्रेस की तो ऐसी लगने वाली है, उनको तो नुकसान होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रकाश जी के ऊपर एक और डिबेट करूंगा, लेकिन मैं आज प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और उनके समर्थकों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को देखिए। मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं और अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो प्रकाश नेटवर्क आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी और अखिलेश जी। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।
एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।